जाने माने तमिल डायरेक्टर एस शंकर को भ्रष्टाचार के खिलाफ थीम पर फिल्में बनाने के लिए जाना जाता है। उनकी इंडियन, नायक और अपरिचित जैसी फिल्मों को करीब 2 दशक पहले पसंद किया गया था। फिर उन्होंने रोबोट और शिवाजी जैसी फिल्में बनाई, लेकिन कोरोना के बाद वह अपनी पुरानी थीम पर लौट आए। उन्होंने इंडियन की सीक्वल 2 बनाई, जिसे दर्शकों ने नकार दिया। जल्दी वह इंडियन 3 रिलीज करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले शंकर ने फिल्म गेम चेंजर से तेलुगु सिनेमा में बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया। इसके पहले वो सिर्फ तमिल फिल्में ही बनाया करते थे और इसके लिए भी उन्होंने अपने पसंदीदा विषय भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को ही चुना है। तो आइए इस फिल्म को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी को। फिल्म की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के सीएम सत्यमूर्ति से, और वो स्टेट में अपना काम बिल्कुल भी ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। उनके राज्य में इलीगल काम और भ्रष्टाचार बुरी तरह से फैला हुआ है। लेकिन तभी अचानक से रात को न सपने में एक औरत और एक छोटा सा बच्चा दिखाई पड़ता है। उसे देखने के बाद तो सीएम सत्यमूर्ति बीमार पड़ जाते हैं, इस कदर बीमार कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में भी उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उनकी सरकार के द्वारा ही जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं वह अक्सर जाम लगे रहते हैं। लेकिन जैसे तैसे सत्यमूर्ति हॉस्पिटल तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर मालूम चलता है कि सत्यमूर्ति के 2 लड़के जो कि आपस में लड़ रहे थे कि अगला सीएम मैं बनूंगा, जो देखकर सीएम सत्यमूर्ति को बड़ा बुरा लगता है और वो अपने फ्लैशबैक के दिनों को याद करते हैं। उन्हें पता चलता है कि मुझे जरूर पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं कि अब से सारे गंदे काम बंद कर दो, अब से हम अच्छे से काम करेंगे। और फिर फिल्म में एंट्री होती है आईएएस राम आनंद की, जो कि ट्रेन से कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। दरअसल में कुछ महीने पहले राम एक आईपीएस हुआ करता था, और जब वो आईपीएस था तब इन गुंडों को उसने बुरी तरह से खदेड़ा था। और अब जब वो आईएएस बन गया है तो ये लोग उसे बदला लेने के लिए आए हैं, लेकिन इस बार भी राम उन्हें बुरी तरह से मारता है। तो राम अपने जिले का कलेक्टर है और वो अपने काम को काफी साफ सुथरे तरीके से कर पाता है, इसलिए वो अपने जिले के सारे गुंडों को बुलाता है जिन्होंने भी इलीगल काम किए होते हैं। वो सभी को अपने ऑफिस में बुला लेता है। यहाँ राम उनसे कहता है कि या तो इलीगल काम बंद कर दो, या फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि इलीगल काम कैसे बंद किए जाते हैं। यहाँ राम उन सारे गुंडों को एक बस में बिठालता है और उन्हें ले जाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ इन्हीं में से एक गुंडे का एक बहुत बड़ा गोदाम है। यहाँ पर बहुत सारे चावल रखे होते हैं और मालूम चलता है कि ये सारे चावल जो है वो नकली हैं। जो भी गरीबों के लिए चावल आया करते हैं वो इन चावलों को अपने पास रख लेता है और उन गरीबों को नकली चावल दे देता है, जिस पर कि राम उस फैक्ट्री को ही बंद करवा देता है। जिसके बाद राम इन सारे गुंडों को लेकर एक मॉल के पास पहुंचा। उसने बताया कि ये मॉल इलीगल है। दरअसल में कुछ महीने पहले जब इस मॉल में आग लगी थी तो फायर ब्रिगेड यहाँ से ऊपर नहीं जा पाई थी, क्योंकि सड़क ही इतनी ज्यादा पतली है कि कोई वहाँ कैसे जाए भला। और कागजों के तौर पर भी ये एक इलीगल मॉल है, इसलिए उसे भी वो यहाँ पर तबाह करवा देता है। राम सारे गुंडों को बहुत अच्छे से समझा देता है कि या तो तुम अपना काम अभी से बंद कर दो, या फिर मैं बंद करने उतरा तो इसी तरह से बिल्डिंग गिरेंगी और सारे के सारे धंधे को वो चौपट कर देगा। ये बात भी गुंडे बहुत अच्छे से समझ चुके थे। अब राम एक शादी में जब अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तब दोस्त यहाँ राम से उसकी लव लाइफ के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ वो उन्हें फ्लैशबैक में ले जाता है और बताता है कि जिस लड़की से वो मिला था कॉलेज में, वो भी गुस्से की वजह से ही मिला था। बात कुछ ऐसी है कि राम अपने गुस्से पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से उसने हीरोइन मतलब कि दीपिका के पिता को बुरी तरह से मार दिया। लेकिन जब उसे मालूम चला कि जिस इंसान को मारने के लिए आया था वो इंसान ये नहीं है, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा। लेकिन उसने यहाँ पर दीपिका को देख लिया था और वो उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। हालांकि उसके पिता को मारने की वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन बाद में जब वो छूटा तो वो दीपिका के पीछे पड़ चुका था। लेकिन दीपिका कहती है कि मुझे ऐसे इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि गुस्सा करते हैं। तुम तो अपना गुस्सा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो। दीपिका उसे सिखाती है कि आखिर गुस्से को कंट्रोल करना कैसे है। वो उसी के रास्ते पर चलने लगता है और धीरे धीरे करके वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दीपिका यहाँ राम को समझाती है कि अगर तुम गुस्सा करना ही चाहते हो तो उसे सही जगह पर निकालो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम आईएएस बनो। अगर तुम आईएएस बन जाते हो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर तुम आईपीएस बने तो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, क्योंकि अगर आईपीएस बनोगे तो तुम इसी तरह से लोगों के ऊपर गुस्सा निकालते रहोगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम एक आईएएस बनो। लेकिन होता यूं है कि यहाँ राम आईपीएस ही बनता है और दीपिका उसे बात करना बंद कर देती है। यहाँ तक कि उन्होंने तो शहर भी छोड़कर चले गए थे और राम को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था।
इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं और फिर एक दिन राम आईपीएस से आईएएस बन जाता है। लेकिन अब भी उसे यहाँ दीपिका के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन यहीं पर एक दोस्त बैठा हुआ था जो कि राम को बताता है कि मैं दीपिका को जानता हूँ, लेकिन वो बहुत ज्यादा टल्ली में था, इसलिए वो तो कल सुबह ही उठने वाला था। लेकिन जब वो सुबह उठा तो उसने दीपिका का एड्रेस बताया और यहाँ राम तुरंत उसके पास पहुंच गया। दीपिका उसे देखकर बहुत खुश हुई। मालूम चलता है कि दीपिका एक डॉक्टर है और वो पास ही में लोगों को ख्याल रखने का काम करती है। यहीं पर एक औरत होती है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है और वो हर रोज सीएम को पत्र लिखती है कि हमारे राज्य में क्या कुछ प्रॉब्लम है और उसे किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। इतना बोलने के बाद यहाँ राम उनसे कहता है कि मैं तुम्हें सीएम से मिल पाऊंगा, क्योंकि कल सीएम की एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है जिसमें सभी लोग आएंगे। इसलिए राम उसे उस रैली में ले जाता है जहाँ पर कि बहुत सारे लोग आए हुए थे। और जब यहाँ सत्यमूर्ति भाषण दे रहा था तभी वो औरत उसके पास चली जाती है और उसे उसके नाम सत्या से बुलाती है। सत्या भी उसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह चुका था और यहाँ पर वो औरत सत्या को सब कुछ बता देती है कि आखिर हमारे राज्य में क्या कुछ प्रॉब्लम है। दूध में यूरिया मिलाकर बेचा जा रहा है, इस तरह की ढेर सारी प्रॉब्लम उसे गिना देती है। लेकिन ये देखकर मोपी देवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो यहाँ उस औरत को मारने लगता है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ उठाता है तब यहाँ बीच में राम आ जाता है। लेकिन मालूम चलता है कि सत्यमूर्ति को जो सपने में औरत और बच्चे दिखाई पड़ते हैं वो दरअसल में औरत यही है। और जब उसे ये बात मालूम चलती है तो अचानक से सत्यमूर्ति को फिर से एक छोटा सा माइनर सा अटैक आता है और उसे फिर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन सत्यमूर्ति अब अच्छे से काम करना चाहता है। जब वो हॉस्पिटल के कमरे में अकेला था और मोपी देवा उसके साथ था तो सत्यमूर्ति यहाँ मोपी देवा से कहता है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुमने उसके साथ बदतमीजी की और तुम्हारे इलीगल काम भी है, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ। ये सुनने के बाद मोपी देवा यहाँ जब कोई नहीं होता है तो वो सत्यमूर्ति को जान से मार देता है, क्योंकि सत्यमूर्ति तो उसका सौतेला बाप है, इसलिए उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और सत्यमूर्ति का बड़ा बेटा मतलब कि मोपी देवा का बड़ा भाई को जब मालूम चला कि मोपी देवा ने ही सत्यमूर्ति को मारा है तो वो भी चुप हो जाता है और सीएम बनने के लिए कुछ नहीं कहता है। इसलिए अब अगला सीएम तो मोपी देवा बनने वाला है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राम और दीपिका की शादी होने वाली थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से मालूम चलता है कि यहाँ पर राम को अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि अब मोपी देवा पावर में आ गया था। इसलिए सबसे पहले तो वो अपने दुश्मन जो कि हाल ही में बना है उसी को अरेस्ट करवाना चाहता है। वो राम को अरेस्ट करवा कर एक बस में बांध देता है और बीच मार्केट में छोड़ देता है। और यहाँ पर मोपी देवा और उसके साथियों के साथ वो एंजॉय कर रहा था। और वहाँ जब लोग राम को मारने ही वाले थे कि तभी हॉस्पिटल से एक वीडियो सामने आता है। दरअसल में सत्यमूर्ति ने मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड की थी और उसमें उन्होंने अगले सीएम को भी अनाउंस कर दिया था और वो सीएम कोई और नहीं बल्कि राम आनंद है। उन्होंने कहा था कि हमारे राज्य को एक ईमानदार सीएम की जरूरत है और इसलिए वो राम को चूज कर रहे हैं, जिसके बाद उसे उस जगह से बचाया जाता है और यहाँ लाया जाता है। और उन्होंने अपनी वीडियो में ये भी कहा था कि राम ही उनके सबको अंतिम अग्नि देगा। तो राम जब यहाँ आया तो सत्यमूर्ति के सेक्रेटरी ने उन्हें एक बात बताई। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक फ्लैशबैक की स्टोरी बताना चाहता हूँ, क्योंकि सत्यमूर्ति ने ही मुझसे कहा था ये स्टोरी तुम्हारे पिता की है। जिसके बाद फ्लैशबैक में हमें राम के पिता को दिखाया जाता है जो कि आंदोलन कर रहे थे। दरअसल में बहुत बड़े लोग जो कि पहाड़ों को काट कर एक बहुत बड़ी स्टील की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके यहाँ राम के पिता पूरी तरह से खिलाफ है। और जितने भी लोग गांव में रहते हैं वो भी राम के पिता के पीछे ही थे। वो लोग पैसे भी दे रहे थे, लेकिन राम के पिता नहीं मानते। वो कहते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। राम के पिता इस तरह के बहुत सारे आंदोलन करते रहते हैं और हमेशा सच की साइड रहते हैं, जो देखकर सभी चाहते हैं कि उन्हें एक पार्टी बनाना चाहिए। और अगर वो पार्टी बना लेते हैं तो वो जल्द ही सीएम भी बन जाएंगे और इस राज्य का कल्याण भी कर पाएंगे। तब सत्यमूर्ति भी उन्हीं के साथ रहा करता था, जबकि वो तो यहाँ राम के पिता का भक्त हुआ करता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि राम के पिता जो है वो थोड़े हकलाते थे, वो स्पीच ठीक तरह से नहीं दे पाते थे और यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो भाषण देने के लिए नहीं जाते हैं। तो यहाँ होता यह है कि राम के पिता भाषण लिखते हैं और वो भाषण सत्यमूर्ति को देते हैं। सत्यमूर्ति सभी के सामने उन्हें बोलता है और सभी को ऐसा धीरे धीरे लगने लगता है कि शायद ये सारी चीजें सत्यमूर्ति ही बोल रहा है,
जिस वजह से सभी लोग सत्यमूर्ति की ही जय जयकार कर रहे थे। लेकिन राम के पिता को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अपना राज एकदम क्लीन चाहिए और एक अच्छा राज चाहिए। उनकी सोच बहुत अच्छी थी। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हम हमारे राज के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पैसा खर्च करने में अपने ही अपनों के दुश्मन बन जाते हैं और लालच आता जाता है। लेकिन आगे चलकर सत्यमूर्ति और उसके दोस्त को लालच आ गया था, क्योंकि उन्हें तो ये बात मालूम चल चुकी थी कि पैसों के बिना तो इस चुनाव को नहीं जीता जा सकता है, और जो स्टील की फैक्ट्री यहाँ पर बनाने के लिए आए थे उन्हीं से उन्हें पैसा लेना पड़ेगा। बदले में वो लोग कुछ नहीं चाह रहे थे। ये बात यहाँ पर राम के पिता को भी बताई जाती है, लेकिन राम के पिता ने फटकार मारकर कह दिया था कि हम ये नहीं करेंगे। लेकिन जब राम के पिता को मालूम चला कि दरअसल में सत्यमूर्ति और उसका दोस्त स्टील फैक्ट्री के लोगों से पैसा ले रहे हैं, तो यहाँ पर वो अनाउंस करते हैं कि वो इस पार्टी को बंद करेंगे। इसलिए अगले ही दिन वो प्रेस मीट बुला लेते हैं और अब वो इस पार्टी को बंद करने के लिए अनाउंसमेंट करने वाले थे, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया था कि सत्यमूर्ति और उसके दोस्त में लालच आ चुका है। जब वो यहाँ से जा रहे थे तभी अचानक से राम के पिता की फैमिली के ऊपर अटैक हो जाता है, और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि सत्यमूर्ति नहीं करवाया था। कि इससे पहले राम के पिता इस फैक्ट्री को बंद करवाए, उससे पहले ही हम राम के पिता की पूरी फैमिली को ही मिटा देते हैं। यहाँ सत्यमूर्ति राम के पिता को तो मार देता है, लेकिन यहाँ से राम की पत्नी और उसका बेटा मतलब कि राम बच निकलता है, और सत्यमूर्ति के साथ जो दोस्त था वो उसे भी मार देता है। लेकिन उसके दोस्त के 2 बेटे थे, और वही मोपीदेवा और उसका बड़ा भाई था। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जब सत्यमूर्ति का सेक्रेटरी ये सारी बातें राम को बता रहा था। राम को बड़ा बुरा लगता है कि आखिर जिस आदमी ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया और मैं उसके सबको अग्नि दे रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर राम पार्टी में तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मोपीदेवा मौजूद था। मोपीदेवा कहता है कि अभी तुम एक आईएएस हो, और जब तक तुम आईएएस के पद पर हो तब तक तुम सीएम नहीं बन सकते, तो तुम्हें आईएएस के पद से इस्तीफा देना होगा। लेकिन वो इस्तीफा को एक्सेप्ट करने वाला मेरी ही सरकार होगी, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इसलिए तुम सीएम नहीं बन सकते। ये सुनने के बाद राम कहता है कि वैसे भी मुझे सीएम की कुर्सी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये कुर्सी तुम अपने पास रखो। इसलिए वो सीएम यहाँ मोपीदेवा को ही अनाउंस करवा देता है। तो जैसे ही यहाँ पर मोपीदेवा सीएम पद की यहाँ शपथ लेता है, और फिर बाद में वो राम को मरवाने वाला था। इससे पहले कि वो आईएएस के सस्पेंशन लेटर पर साइन करता, उससे पहले ही राम यहाँ उसके ऑफिस में आ चुका था, जो कि मोपीदेवा के पास इलेक्शन कमिश्नर के रूप में यहाँ पर आया था। वो कहता है कि तू एक निकम्मा सीएम है, क्योंकि तुझे मालूम नहीं है कि शायद अब 2 महीने के बाद फिर से इलेक्शन होने वाले हैं, और अब तेरे पास कोई पावर भी नहीं है। यानी कि तू सीएम जरूर है, लेकिन तेरे पास कोई भी पावर नहीं है, इसलिए तू एक निकम्मा सीएम है। और अब जो 2 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं वो मेरे तरीके से होगा, क्योंकि मैं अब इलेक्शन कमिश्नर हूँ। लेकिन मोपीदेवा को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, और राजनीति में किस तरह से बोर्ड को अपने कब्जे में करना है ये भी मोपीदेवा को बहुत अच्छे से मालूम है। तो उसे तो लग रहा है कि अगला सीएम वही बनने वाला है। यहाँ राम भी उससे कहता है कि बिल्कुल बनो, लेकिन सही तरीके से बनना होगा। जिसके बाद यहाँ पर राम एक मीटिंग अनाउंस करता है, जिसमें मोपीदेवा के साथ वाले जितने भी लोग थे वो उन सभी को सस्पेंड करवा देता है और उन्हीं के पास भेज देता है, और यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लोगों को रखता है जो कि पूरी तरह से ईमानदार है। और यहाँ मोपीदेवा इलेक्शन की तैयारियों में लग चुका था, उसके पास करोड़ों रुपए है, और उन वो सभी पैसों को इलेक्शन के लिए लगा देता है। सभी को पैसे देकर वो बोर्ड खरीद रहा था। ये सारी चीजें राम को भी बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए जो लोग बोर्ड खरीदते हैं राम उनके पास जाता है और उन्हें समझाता है कि तुम लोग 2000 रुपए में बिक जाते हो, तुम्हारा बोर्ड 2000 रुपए में बिक जाता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर बिकना ही है तो कम से कम 20,000 रुपए लो, और जब इतना पैसा ले लो तो उसे बोर्ड देने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने 20,000 रुपए ले लिए तो वो तुमसे ये वसूलेगा भी जरूर। 10 रुपए की चीज वो तुम्हें 100 रुपए में देगा, और ऐसे में वो तुम्हारा सारा पैसा भी ले लेगा, इसलिए थोड़ा संभल कर चलो। कुत्ता भी चोर को पहचान लेता है तो फिर तो हम इंसान हैं। तो इलेक्शन बहुत नजदीक था, और मोपीदेवा को ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव वही जीतने वाला है। उसके ट्रक में भर भर के पैसे जाते और लोगों को वो देता, लेकिन राम भी उन ट्रक को नहीं रोक रहा था, क्योंकि उसे मालूम है कि जिन लोगों के पास पैसा जा रहा है वो उसे वोट नहीं देने वाले हैं। अब बात आती है सही तरीके से चुनाव करवाने की। जितने भी पोलिंग बूथ थे वहां पर सही तरीके से चुनाव होने वाले थे,
लेकिन मोपी देवा ऐसा नहीं होने दे सकता, इसलिए जहां पर भी ये चुनाव होने वाले थे वो वहां पर ब्लास्ट करवा देता है। वैसे उसने सिर्फ एक ही जगह पर ब्लास्ट किया था, बाकी वो ये बताना चाहता था कि भी और भी जगह पर कर सकता है। ये मत समझना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अभी भी बहुत पावर है। लेकिन यहाँ पर मोपी देवा एक दूसरी चाल चलता है। दरअसल में जहाँ पर भी चुनाव हो रहे थे वहां पर वो अपने लोगों को बारी बारी से वोट डालने के लिए भेज देता है। इस तरह से मोपी देवा के लोग फर्जी वोट डाल रहे थे, लेकिन बार बार जब इंक को एक केमिकल से साफ किया जा रहा था उस वजह से उन सभी की उंगलियां सूज जाती है और साफ साफ दिखाया जा रहा था कि ये सभी लोगों ने फर्जी वोट डाली है जो कि मोपी देवा के लोग हैं। तो जितने भी केंद्र में ये सब कुछ हुआ है वहां पर री इलेक्शन होने वाले थे और बाकी की जगह पर जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन सभी की ईवीएम मशीन के द्वारा काउंटिंग होनी थी। ये चीज मोपी देवा को भी बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है कि वो सारी ईवीएम मशीन को तोड़ देगा और फिर पूरे राज्य में ही फिर से री इलेक्शन करवाएगा और एक नई प्लान के द्वारा वो इस चुनाव को जीतेगा। राम को मालूम चल गया था कि वो ईवीएम मशीन को तोड़ने वाला है और काउंटिंग को रुकवाना चाहता है, इसलिए यहाँ पर राम ने भी एक प्लान तैयार कर लिया था। उसने सारी ईवीएम मशीन को एक सेंटर बनाकर एक ही जगह पर लाने का डिसाइड किया ताकि वो सभी को एक ही जगह पर लाए और उन सभी को एक ही जगह पर संभाल सके। राम उन ईवीएम मशीन को ड्रोन के द्वारा एक जगह पर ले आता है, लेकिन वहां पर मोपी देवा के बहुत सारे लोग आए हुए थे जो कि काउंटिंग को रुकवाना चाहते हैं और ईवीएम मशीन को तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और साथ ही मोपी देवा भी आ चुका था, मतलब कि सारे के सारे गुंडे जो है वो एक ही जगह पर आ चुके थे। पर राम अकेला था, राम की टीम में कोई भी नहीं था। उसके पास जो पुलिस वाले थे वो भी उन्हें वापस भेज देता है क्योंकि उनकी जान खतरे में हो सकती है। राम पूरी तरह से अकेला था, लेकिन यहाँ पर उसके पास भी एक बहुत अच्छा प्लान था। वो यहाँ पर बहुत सारे जेसीबी को बुलवा लेता है और जैसे जैसे वो लोग पास आते हैं वैसे कचरों के द्वारा इन सारे जेसीबी को उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है और उन्हें बाहर फेंका जा रहा था। मोपी देवा और मोपी देवा के लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो ईवीएम मशीन को तोड़ें ताकि काउंटिंग ना हो सके। यहाँ पर सिर्फ 28 ईवीएम मशीन थी और बाकी की जगह पर काउंटिंग तो चल रही थी, लेकिन यहाँ पर राम इन ईवीएम मशीन को नहीं बचा पाता और यहाँ मोपी देवा उन सारी ईवीएम मशीन को तोड़ डालता है। मतलब कि सारी की सारी 28 ईवीएम मशीन को यहाँ पर मोपी देवा ने तोड़ डाला था। राम को अब समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर से री इलेक्शन होगा और फिर से यहाँ पर मोपी देवा चुनाव जीत जाएगा। लेकिन मोपी देवा को एक बात नहीं मालूम थी कि मोपी देवा के सामने ही एक पार्टी और भी है जो कि उन्हें बराबर की टक्कर देती है। उस पार्टी का नाम है अभ्युदय पार्टी, जो कि राम के लोगों ने ही बनाई थी। राम यहाँ पर एक चाल चलता है, वो कहता है कि 28 ईवीएम मशीन को तोड़ने पर 50,000 वोट का नुकसान होगा, लेकिन मैं सभी से कहूंगा कि ये 50,000 वोट मोपी देवा की ही है। मैं वो 50,000 वोट तुझे दिलवा दूंगा, इसके बावजूद तू ये चुनाव हार गया है क्योंकि तू लाखों वोटों से ये चुनाव हारा है। और वहां दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभ्युदय पार्टी ये चुनाव जीत चुकी है जो कि राम के पिता ने बनाई थी और उस पार्टी का सीएम कोई और नहीं बल्कि हमारा राम होता है। दोस्तों अगर सही बात कहूँ और एक लाइन में बताना पड़े तो ये फिल्म बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिल्म वाऊ है, लंबी है, बहुत लाउड है। वैसे लाउड तो पुष्पा 2 द रूल भी थी, लॉजिक की उम्मीद उसमें भी नहीं की गई थी, लेकिन फिल्म इंटरटेनिंग थी जिसके लिए दर्शक थिएटर तक आते हैं। गेम चेंजर इस मामले में कमजोर साबित होती है। बताया गया है कि फिल्म लगभग 450 करोड़ रुपए में बनी है, उनमें काफी खर्च लगता है, गानों पर ही कर दिया गया है। एक्शन दमदार है लेकिन ऐसा नहीं है कि चौंकाए। क्लाइमैक्स से बेहतर फाइट तो रामचरण फिल्म की शुरुआत में अपनी एंट्री सीन में कर रहे थे। बाकी फिल्म का सेट शानदार है जिसके लिए शंकर जाने जाते हैं। तकनीकी तौर पर शंकर काफी प्रयोग करते हैं, हालांकि इसमें उसकी कमी दिखती है। कॉमेडी भी बहुत पुराने स्टाइल की है जो कहानी के साथ नहीं बल्कि अलग से किसी किसी सीन में आ जाते हैं। कहीं कहीं लगता है कि फिल्म नायक जैसी बन रही है, जहां फिल्म का हीरो एक झटके में किसी को भी उसकी नौकरी से बर्खास्त कर देता है। फिल्म की कहानी अगर आज की पीढ़ी के अनुसार अच्छी लिखी गई होती तो शायद यह बेहतर फिल्म बन सकती थी। और RRR के बाद रामचरण की यह सोलो फिल्म है। पूरी उम्मीद उनके मजबूत कंधों पर थी, जिसे रामचरण ने निभाया भी है। वह फिल्म में डबल रोल में है। इंटरवल के बाद जो रोल उन्होंने निभाया है उसमें वह चौंकाएंगे। एक्शन सीन से लेकर इमोशनल सीन तक सब साबित करते हैं कि वह सुपरस्टार क्यों है। समझ लीजिए कि अगर फिल्म में कुछ देखने लायक है तो वह केवल रामचरण ही है। कियारा आडवाणी सिर्फ सुंदर लगती है, बाकी उनके लिए कुछ खास फिल्म में नहीं था।
करप्ट नेता के नेगेटिव रोल में एस.जे. सूर्या प्रभावित करते हैं और शंकर ने फिल्म का निर्देशन और स्क्रीन प्ले किया है। उनकी फिल्मों में कोई ना कोई मैसेज होगा, यह लगभग तय होता है। उनकी पिछली फिल्म इंडियन 2 में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडियन खड़ा होता है। इसमें एक ईमानदार अफसर और भ्रष्ट राजनेता के बीच टक्कर है। मतदान का महत्व समझाया गया है, इसके बावजूद फिल्म इम्पैक्ट नहीं डालती। कहानी नई नहीं है, खुद शंकर की ही फिल्मों में ऐसी कहानी आपको मिल जाएगी। एक आईपीएस का पहले आईएएस, फिर मुख्यमंत्री और उसके बाद इलेक्शन ऑफिसर बन जाना, हेलीकॉप्टर से आना जाना, वह काम करना जो उसको सीमाओं से बाहर है। देखकर लगता है कि शंकर किस जमाने की फिल्म लेकर आए हैं। यह सारी जानकारियां इंटरनेट पर मौजूद है, ऐसे में रिसर्च की कमी साफ दिखती है। और डायरेक्टर शंकर ने फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ थीम पर बड़े स्केल पर फिल्म बनाई है, लेकिन अफसोस की बात यह फिल्म गेम चेंजर की कहानी में कुछ नया पेश नहीं कर पाए। फिल्म देखकर लगता है कि उन्होंने अपनी पुरानी फिल्मों की कहानी को ही नए अंदाज में पेश कर दिया है। कभी यह फिल्म आपको कमल हसन की फिल्म इंडियन की याद दिलाती है, तो कभी आपको अनिल कपूर की नायक की याद दिलाती है। और इंटरवल के बाद फिल्म गेम चेंजर अन्ना हजारे के आंदोलन की भी यादें ताजा कर देती है। फिल्म शुरुआत से ही एक्शन में आ जाती है, खासकर रामचरण का एंट्री सीन दर्शकों को सीटियां बजाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन फिल्म की कमजोर कहानी और स्क्रीन प्ले आपको निराश करते हैं। इंटरवल के बाद फिल्म जरूर थोड़ा ट्विस्ट आता है, लेकिन वह ज्यादा वक्त तक कायम नहीं रहता, जबकि फिल्म का क्लाइमैक्स भी उतना दमदार नहीं बन पड़ा है। फिल्म का नायक खुद को अनप्रेडिक्टेबल कहता है, लेकिन डायरेक्टर कुछ एक सीन में ही उसे अनप्रेडिक्टेबल दिखाने में सफल हुए हैं। करीब 500 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का स्केल काफी बड़ा है, लेकिन शंकर कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान देना भूल गए हैं। मसलन कि आईएएस अफसर की पहली पोस्टिंग सीधे जिला कलेक्टर की नहीं होती। वहीं किसी आईएएस अफसर को उसके गृह जिले में जिला कलेक्टर नहीं बनाया जाता। फिल्म में ज्यादा मसाला डालने के चक्कर में इसे बेवजह लंबा कर दिया गया है। करीब 2.25 घंटे लंबी फिल्म को अगर एडिटिंग टेबल पर आधे घंटे कम कर दिया जाता तो यह ज्यादा बेहतर बन पड़ती। और एक्टिंग के मामले में रामचरण ने अच्छा प्रदर्शन किया है। काफी अरसे बाद बतौर सोलो लीड हीरो पर्दे पर वापसी करने वाले रामचरण ने अपने चाहने वालों को कई सीन्स में सीटियां व तालियां मारने पर मजबूर कर दिया। वह अपने दोनों रोल्स में जोरदार लगे हैं। वहीं कियारा आडवाणी भी फिल्म में जमी है, हालांकि उनके पास उन करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। सीएम ओपी देवा के रोल में एस.जे. सूर्या ने कमाल काम किया है। मुख्य विलन के रूप में उनका काम जोरदार है। वहीं फिल्म बाकी कलाकार में भी उनके रोल जमे हैं। बजट अधिक होने के चलते शंकर ने फिल्म की शूटिंग भव्य सेट पर की है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी बढ़िया है, लेकिन ये फिल्म कहीं ना कहीं वो असर नहीं छोड़ पाती जिससे कि इससे उम्मीद थी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।